तो क्रांति के परिणाम क्या रहे? परिणाम में देखो, पहली बात, क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। तो इसलिए क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो अंग्रेजों का शासन समाप्त नहीं हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर किसका शासन शुरू हो गया? ब्रिटेन की सरकार का, ब्रिटिश ताज का, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का शासन वहां के सम्राट या साम्राज्य ताज के नाम पर चलता है। वहां संवैधानिक प्रमुख ताज है। ठीक है, तो क्या पहला क्या परिणाम निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार या ताज का शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, पहला परिणाम तो ये हुआ। अब लंदन में कंपनी का शासन था, तब संचालन के लिए दो संस्थाएं थी इंग्लैंड में। एक का नाम था नियंत्रण मंडल, एक का नाम था संचालक मंडल। उनको समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर वहां नया एक पद सर्जित किया गया, भारत सचिव। और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया, जिसका नाम था भारत परिषद, इंडियन काउंसिल और इंडियन सेक्रेटरी। तो अब दूसरा परिणाम क्या निकला कि लंदन स्थित नियंत्रण मंडल को आप कह सकते हो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और संचालक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, तो इनको तो कर दिया गया समाप्त, ठीक है, और इनके स्थान पर भारत सचिव और भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद। कितने सदस्यों की? 15 सदस्यों की। तो भारत सचिव और भारत परिषद का गठन किया गया। चार्ल्स वुड, आपने वुड डिस्पैच के संदर्भ में नाम सुना होगा। वो चार्ल्स वुड पहला कार्यवाहक भारत सचिव बना, लेकिन वो तो कार्यवाहक था, इसलिए पहला जो भारत सचिव है वो बना अर्ल स्टेनले। भारत का प्रथम भारत सचिव बना था, ठीक है। और लेकिन पहले कार्यवाहक बनाया गया। कार्यवाहक किसको बनाया गया? चार्ल्स वुड को, ठीक है। तो वुड बना कार्यवाहक बीच में, और इस चार्ल्स वुड के बाद में किसको बना दिया? स्टेनले को भारत सचिव बना दिया। दोनों आपके ऑप्शन में नहीं आएंगे, अगर वुड आएगा तो कार्यवाहक आएगा, ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर अब देखो, ये तो लंदन में परिवर्तन हुआ है, भारत में क्या परिवर्तन हुआ? ये दो तो लंदन में हुए परिवर्तन, भारत में क्या हुआ? गवर्नर जनरल, बताओ भाई, गवर्नर जनरल के साथ क्या किया? नहीं, गवर्नर जनरल पद का क्या किया? समाप्त किया या नहीं किया? ध्यान रखना, समाप्त नहीं किया है। ये कई जगह हम भूल से कि गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके वाइसराय पद का सृजन किया, नहीं। गवर्नर जनरल को अतिरिक्त पदवी दी गई है वाइसराय की, यानी जब वो भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन देखेगा तब तो है वो गवर्नर जनरल, और सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वो वाइसराय है। सम्राट का प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा है तो वाइसराय है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, गवर्नर जनरल को वाइसराय की पदवी दी गई है, एक अतिरिक्त पदवी हो गई। चूंकि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग,
इसलिए केनिंग भारत का प्रथम वाइसराय बना। लॉर्ड केनिंग भारत का प्रथम वाइसराय बना। भाई अगर गवर्नर जनरल पद का समाप्त करते तो केनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी तो होता ना, लेकिन केनिंग अंतिम गवर्नर जनरल नहीं है। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल है माउंटबेटन, ठीक है। अंतिम वाइसराय है माउंटबेटन। सी राजगोपालाचारी वाइसराय नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि नहीं है, वो शासन का प्रमुख था। शासन का प्रमुख होगा गवर्नर जनरल, सम्राट का प्रतिनिधि होगा वाइसराय। तो ये बात खैर आगे जब हम संवैधानिक विकास के संदर्भ में बात करेंगे तब की बात होगी। तो केनिंग, लॉर्ड केनिंग भारत का प्रथम वाइसराय बना, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे बात करें हम। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, आगे इसकी बात करें उससे पहले इलाहाबाद दरबार, इलाहाबाद दरबार व विक्टोरिया घोषणा। देखो कब की बात है ये इलाहाबाद दरबार की, कि लॉर्ड केनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया गया। 1 नवंबर 1858 इस इलाहाबाद दरबार का आयोजन, यानी इलाहाबाद में दरबार का आयोजन किया गया। और इस दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा गया। विक्टोरिया घोषणा को पढ़ा गया। क्या घोषणा थी, यह बात ध्यान रखना अभी आपको। आज के बाद भारतीय प्रदेशों को, रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब विलय की नीति का परित्याग किया गया है इस घोषणा के माध्यम से। किस घोषणा के माध्यम से? विक्टोरिया घोषणा के माध्यम से। यानी यहां केनिंग ने विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा है। कब? 1 नवंबर 1858 को, कि भारतीय रियासतों का अब और अधिक अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। तो इसलिए एक बड़ी बात यह हुई कि विलय की नीति को त्याग दिया गया विक्टोरिया घोषणा के माध्यम से। दूसरी बात, जाति और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नौकरियों में समानता का व्यवहार किया जाएगा। हालांकि इसको कार्य रूप में परिणित नहीं किया गया, लेकिन घोषणा तो की है। परिणामतः इतिहासकारों ने इस घोषणा को कहा है भारतीय स्वतंत्रता का मेघना कार्टा। तो भारतीय स्वतंत्रता का मेघना कार्टा किस घोषणा को कहा गया है? मेघना कार्टा यानी महाधिकार पत्र, इंग्लैंड के इतिहास से संबंधित है। राजा जॉन के सम्मुख जब मजदूरों से संबंधित कोई अधिकार बात आई, वहां स्वीकार कर लिया राजा जॉन ने, तो उनको अधिकार दे दिए एक प्रकार से संसद में सांसदों से। तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी शायद ज़्यादा जानते हैं इस बात को। तो मेघना कार्टा, इस भारतीय स्वतंत्रता का मेघना कार्टा किसको कहा गया है? विक्टोरिया घोषणा को, जो कब हुई है? 1 नवंबर 1858 को इस इलाहाबाद, केनिंग के इलाहाबाद दरबार में। क्या घोषणा है? भारतीय रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा, तो विलय की नीति का परित्याग करने की घोषणा की गई है। और जाति और नस्ल के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस घोषणा को क्या कहा गया है? विक्टोरिया घोषणा को भारतीय स्वतंत्रता का मेघना कार्टा कहा गया है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में ये बात ध्यान रखना, अगले परिणाम की चर्चा करें हम। अगला परिणाम, सेना के पुनर्गठन के लिए एक आयोग गठन किया गया जिसका नाम था पील कमीशन। और इस पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन किया गया, तो पुनर्गठन किया गया, देखो क्या परिवर्तन किया। पहले सेना, अंग्रेज सैनिकों और भारतीय सैनिकों का अनुपात था 1:5। यही था क्रांति से पहले या क्रांति के समय। अब उस अनुपात को परिवर्तित करके और किया गया 1:3। ठीक है, सामान्य तौर पर पूछे तो 1:3, लेकिन ध्यान रखना बंगाल में 1:2
और मद्रास में 1:3। ये सामान्य तौर पर सेना का अनुपात क्या किया गया? 1:3। लेकिन बंगाल में क्या किया गया? 1:2। तो एक तो बंगाल का पूछेंगे आपसे, मद्रास में क्या रहा जो सामान्य अनुपात है? कितना? 1:3। ये सेना का अनुपात। तो एक तो ये परिवर्तन कर दिया। दूसरा, तोप खाने पर नियंत्रण केवल यूरोपियों का रहेगा, भारतीयों को अब तोप खाने का, जैसे देखो तोप खाना, कारण मैंने आपको अभी बताया था कि झांसी में था, क्या नाम था उसका, अभी देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा, मद्रास में जिसने नियंत्रण, घोष, ठीक है, नाम पूरा नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है अभी, देखो हैं, हाँ, गुलाम घोष। तो गुलाम घोष ने तोपों से झांसी में अंग्रेजी तोप बेड़े को उड़ा दिया। तो अब इनको यह विश्वास हो गया कि ये भारतीय ऐसे तोपों को तुड़ी दिखा सकते हैं और तोप खाने से हम लोगों को उड़ा सकते हैं। तो आंखों बेरों को निकड़ा पटाखा छोड़ दी। इसलिए भारतीयों का अब तोप खाने पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा। तो भारतीयों को तोप खाने से बिल्कुल अलग कर दिया और तोप खाने पर केवल किसका नियंत्रण हुआ? अंग्रेजों का, यूरोपीय सैनिकों का, इस पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, फिर सेना में जो भी कोई नई राइफल आएगी, अत्याधुनिक हथियार होंगे, वो यूरोपियों को दिए जाएंगे। भारतीय सैनिकों को घटिया किस्म के हथियार देना प्रारंभ कर दिया ताकि लड़े भी तो लाठियां लड़े, आपनों क्यों को नहीं बिगाड़ सके। तो इसलिए ये भी एक बड़ा परिवर्तन। तो इस प्रकार से उन्होंने सेना में परिवर्तन किया। फिर उसके बाद में देखो एक बड़ा परिवर्तन, ये बड़ा प्रभाव, परिणाम, अंग्रेजों ने 1800, क्योंकि यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, सभी बहादुर शाह जफर को नेता मान रहे थे। अंग्रेजों को पता था कि अगर भविष्य में ऐसे विद्रोह से बचना है तो इनको आपस में लड़ाओ, इनको एक मत होने दो। इसलिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना शुरू कर दिया, अर्थात सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। किसके लिए? राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए। तो इसके बाद में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना प्रारंभ किया, बढ़ावा देना प्रारंभ किया। ठीक है, और फिर अब देखो क्रांति से पहले क्या है, भारतीय और अंग्रेज आपस में, जैसे जो भारत का एक प्रकार से उच्च वर्ग है, वो अंग्रेजों के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें शामिल होता, अंग्रेज भी उनके प्रोग्रामों कार्यक्रमों में शामिल होते थे, आपस में घरों में आना जाना था। लेकिन क्रांति के बाद ये अविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया कि लखनऊ और दिल्ली में तो भारतीयों के प्रवेश को वर्जित कर दिया, शहरों के बाहर ही उनकी बस्तियां बसाना या रहने के लिए व्यवस्था कर दी गई। तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन था कि अब अविश्वास की खाई दोनों वर्गों में ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये कुछ क्रांति के परिणाम थे। अब हमारा विषय रहेगा क्रांति का स्वरूप, कि स्वरूप क्या था क्रांति का। ठीक है, क्रांति का स्वरूप, स्वरूप क्या है। अब देखो स्वरूप के संदर्भ में, यहां स्वरूप का तात्पर्य यह है कि कौन क्या रूप मानता है, कि ये एक प्रकार से राष्ट्रीय विद्रोह था या किसी वर्ग विशेष का विद्रोह था, ये कंपनी की नीतियों के खिलाफ था या फिर ऐसे ही भाई धार्मिक तत्वों से प्रेरित था या किन कारणों से प्रेरित था। तो अलग अलग विद्वान इस स्वरूप के अलग अलग कारण मानेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा यूरोपीय इतिहासकारों ने, मुख्यतः अधिकांश यूरोपीय इतिहासकारों ने इसको माना है सैनिक विद्रोह है। अधिकांश यूरोपीय इतिहासकारों ने, हालांकि उसमें एक आधे भारतीय इतिहासकार भी है जिन्होंने इसे सैनिक विद्रोह माना है। तो देखो स्वरूप में हम इधर तो स्वरूप, ठीक है, और इधर विद्वान जो मानते हैं, ये दो कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कौन क्या मानता है। तो सबसे पहले हम बात करें सैनिक विद्रोह की। सैनिक विद्रोह है किन किन लोगों ने, क्योंकि भाई
ये एक सैनिक विद्रोह है अगर ये कह देंगे, इसका मतलब केवल सैनिकों के निजी स्वार्थ थे, जनता ने विद्रोह नहीं किया, जनता कंपनी से संतुष्ट है। और अगर जनता का इसे जन विद्रोह बता दिया जाएगा, इसका मतलब कंपनी की नीतियां खराब हैं। भाई राष्ट्रीय विद्रोह बताएगा, पूरे देश ने विद्रोह किया, इसका मतलब कंपनी के शासन में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। और केवल अगर इसे किसी वर्ग विशेष तक सिमेट कर रख देंगे तो इसका मतलब वर्ग हो सकता है अपने निजी हितों के कारण संतुष्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। तो अधिकांश यूरोपीय इतिहासकारों ने कंपनी का बचाव करते हुए इसे क्या बताया, सैनिक विद्रोह है। और वो जो सैनिक विद्रोह बताने वालों में मुख्य रूप से है जॉन सीले, फिर उसके बाद में मालेसन, लॉरेंस, ट्रेवेलियन यूरोपीय इतिहासकारों में। इसके अलावा चार्ल्स रेक्स और एक भारतीय सर सैयद अहमद खां। चार्ल्स रेक्स और सैयद अहमद खां। अब देखो यहां पर ये ध्यान रखना, रेक्स ने ये कहा, रेक्स ने थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया। रेक्स ने क्या कहा, ये प्रारंभ सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में इसने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। ये बात किसका कहना है, रेक्स का, यानी बाद में ये जनविद्रोह में बदल गया। रेक्स क्या कह रहा है कि इसका प्रारंभ सैनिक विद्रोह से हुआ था, लेकिन बाद में ये जनविद्रोह बन गया, तो इसका मतलब ये जनविद्रोह के क्षेत्र में भी जा रहा है रेक्स। ये बाकी क्लियर किस में है, जॉन सीले, मालेसन, लॉरेंस, ट्रेवेलियन और अहमद खां, इसे सैनिक विद्रोह बताते हैं। तो इनमें भारतीय भी आ गया, कौन, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां 1857 की क्रांति के समय बिजनौर का सदर अमीन था। इसका मतलब आंखों देखा वर्णन कर रहा है, और ये पहला भारतीय है जो 1857 की क्रांति का वर्णन कर रहा है भारतीय भाषा में। भारतीय भाषा उर्दू भारत की भाषा है, तो असबाब ए बगावत ए हिंद नाम से पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया इस 1857 की क्रांति का, और उसमें इसे क्या कहा, सैनिक विद्रोह बताया सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खां, ठीक है। तो एक पहला मत तो हमारा रहा सैनिक विद्रोह है, और सैनिक विद्रोह मानने वाले कौन कौन है, सीले, मालेसन, लॉरेंस, ट्रेवेलियन, ये बात ध्यान रखनी है, और सर सैयद अहमद खां। फिर उसके बाद में दूसरा आ गया सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। दूसरा, सभ्यता व बर्बरता। ये थोड़ा सा 1 मिनट, सभ्यता व बर्बरता का संघर्ष। और ये किसने कहा है, टी.आर. होम्स। इस होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा है। सभ्यता, सभ्य किनको बता रहा है, अंग्रेजों को, बर्बर किनको बता रहा है, भारतीयों को। लेकिन यहां तो दोनों ओर से, विशेष तौर से अंग्रेज ज्यादा बर्बर थे। भाई अंग्रेजों ने कितना निरसंस इसको दमन करने में, किस प्रकार का, खुद एक अंग्रेज ही कह रहा है, चार्ल्स डिल्के नाम का एक अंग्रेज जिसने पुस्तक लिखी थी ग्रेटर इंडिया, और उसमें उसने क्या लिखा कि दमन के दौरान गांव के गांव जला दिए गए और निर्दोष नागरिकों का वह कत्लेआम किया गया जिसे देखकर चंगेज खां भी शर्म आ जाए। तो इसका मतलब बर्बर एक प्रकार से अंग्रेज ज्यादा थे, लेकिन ये क्या कह रहा है, सभ्यता और बर्बरता, जिसमें सभ्यता किसको, अंग्रेजों को बता रहा है, बर्बर किनको बता रहा है, भारतीयों को बता रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा तीसरा मत, देखो मुस्लिम विद्रोह और मुस्लिम षड्यंत्र दोनों अलग अलग हैं। मुस्लिम विद्रोह तो कौन बता रहा है, रॉबर्ट्स और कोपलैंड। पहले हम लिख लेते हैं मुस्लिम विद्रोह है, मुस्लिम विद्रोह है। और मुस्लिम विद्रोह बताया है एक तो रॉबर्ट्स और एक कोपलैंड, कोपलैंड लेडीज है, कोपलैंड, ठीक है।
इन्होंने बताया इसे मुस्लिम विद्रोह है। फिर मुस्लिम षड्यंत्र, मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउट्रम, तो आउट्रम ने इसे षड्यंत्र बताया है। तो अब जब मुस्लिम षड्यंत्र, तो किसी एक व्यक्ति ने इसे हिंदू षड्यंत्र भी बताया है, तो लगातार ही हम लिख लेंगे हिंदू षड्यंत्र। हिंदू षड्यंत्र, और हिंदू षड्यंत्र बताने वाले व्यक्ति का नाम है जुडेक्स। जुडेक्स ने इसे हिंदू षड्यंत्र बताया है। ठीक है, मुस्लिम षड्यंत्र किसने? आउट्रम ने। हिंदू षड्यंत्र किसने? जुडेक्स ने। यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष, ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष। तो ये एक धार्मिक एंगल दे रहे हैं, इसने धार्मिक दिया, इसने भी धार्मिक, इसने भी धार्मिक, और ये भी धार्मिक। ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष या षड्यंत्र, और ये कहा है LER रीज ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र बताया है, ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष बताया है। किसने? LER रीज ने। फिर उसके बाद में व्हीलर ने एशियाई लोगों का स्वभाव, व्हीलर ने क्या कहा है कि एशिया के लोगों का स्वभाव ही है लड़ना झगड़ना, इसलिए लड़ रहे हैं, बाकी विद्रोह का कोई कारण नहीं है। तो व्हीलर एक नहीं, ये बात ध्यान रखना कि इसे एशियाई लोगों का स्वभाव 1857 की क्रांति को किसने कहा है? व्हीलर ने। एशियाई लोगों का स्वभाव, स्वभाव, और कौन बता रहा है? व्हीलर। कि अगर स्वभाव में ही लड़ाई भिड़ाई है, इसलिए रोड़ो कर रहे हैं, व्हीलर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये तो यही बात कहेगा, किसानों का विद्रोह है, पूरनचंद जोशी। किसान विद्रोह है, मार्क्सवादी है ना, किसान विद्रोह है, पूरणचंद जोशी। तो पूरणचंद जोशी ने अपनी पुस्तक रिबेलियन 1857 सिंपोजियम, रिबेलियन 1857 सिंपोजियम, पुस्तक का नाम यहां पर लिख देता हूं मैं, वैसे तो लिखा हुआ शायद मिल जाएगा। रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, सिंपोजियम या सिंपोजियम। ठीक है, ये इसकी पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक में पूरणचंद जोशी ने इसे किसान विद्रोह बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद में स्वतंत्रता संघ, या पहले राष्ट्रीय विद्रोह ले लेते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रेली और अशोक मेहता। राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है। एक तो इंग्लैंड में विपक्ष का नेता था उस समय बेंजामिन डिज़रेली, तो बेंजामिन डिज़रेली, और एक अशोक मेहता, अशोक मेहता, जिन्होंने पुस्तक का नाम ही 1857 ग्रेट रिबेलियन नाम से पुस्तक लिखी थी। किसने? अशोक मेहता ने। 1857 ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता ने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, फिर इसके अलावा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं हम, 10 नंबर लगाकर। स्वतंत्रता संग्राम किस किसने कहा है? स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। तो देखो, स्वतंत्रता संग्राम एक तो सावरकर है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, और सावरकर ने सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है इसे।
अब सावरकर का समर्थन किन किन लोगों ने किया है, तो एक तो ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद ने भी इसको क्या कहा है, स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसके अलावा एस एन सेन भी इस मत के समर्थक हैं, एस एन सेन। अच्छा, एस एन सेन के बारे में बात याद रखना, एस एन सेन 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे। एस एन सेन 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे। अब देखो यहां दो चीजें याद रखनी है आपको। अगर आपसे यह पूछे कि राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे, तब तो ताराचंद थे। राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार तो थे ताराचंद, ठीक है। और 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे, एस एन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन, ठीक है। और सुरेंद्रनाथ सेन ने इसी नाम से किताब लिखी है 1857, 1857, ये शब्दों में होगी, अंकों में देखो। यहां आपको वैसे मैं आगे चर्चा कर बता दूंगा ये बात, जब हम पुस्तकों की चर्चा करेंगे तब बात करेंगे हम। तो यहां यही बात ध्यान रखनी है, स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, विनायक दामोदर सावरकर ने सबसे पहले तो, फिर उनका समर्थन किया है ईश्वरी प्रसाद और एस एन सेन ने। और सावरकर ने ये जो पुस्तक लिखी, अभी हम चर्चा करेंगे, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी थी, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था और प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंधित कर दी गई थी ये पुस्तक। ऐसी सावरकर पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे, अपने विनायक दामोदर सावरकर है सिलेबस में, तो वहाँ चर्चा करेंगे इससे संबंधित, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा और अगर हम याद करें तो कुछ इतिहासकार इसे सामंती स्वरूप भी बताते हैं, और सामंती स्वरूप यानी सामंतों का विद्रोह है, वो थे स्पीयर। एक पॉइंट और लिखो तो आप लिख सकते हो, सामंतों का विद्रोह है, सामंतों व राजाओं का विद्रोह है। और यह कंसेप्ट दिया स्पीयर ने, स्पीयर, बस इतनी बात। तो आप चाहो तो इसको कैसे भी कैप्चर कर सकते हो, काफी महत्वपूर्ण है। अब हमारा बिंदु रहेगा 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, और पुस्तकों से संबंधित प्रश्न प्राय ज्यादातर इंडिविजुअल कम पूछते हैं, मिलाने वाले संदर्भ में ज्यादा आता है। हालांकि इंडिविजुअल भी पूछते हैं, जो प्रमुख पुस्तकें हैं, तो प्रमुख पुस्तकें वो तो याद करनी है हमें इंडिविजुअल मामले में। बाकी कुछ देखो कैसे कौन कौन सी हैं प्रमुख, यहां तो खैर हमने ज्यादा पुस्तकें ले रखी हैं। पुस्तकें स्लाइड में, ये बीच में 1 मिनट, यहां से पुस्तकें, पुस्तकों में देखो, पहली असबाब ए बगावत ए हिंद, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, लेखक कौन है, सर सैयद अहमद खां, ठीक है। अब इसका इन्होंने ही अंग्रेजी में अनुवाद किया, किस नाम से, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ रिवोल्ट। इन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, एन एसे ऑन कॉज ऑफ रिवोल्ट, यानी 1857 की क्रांति के कारण, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, असबाब ए बगावत ए हिंद। तो 1857 की क्रांति का आंखों देखा वर्णन, और ये कौन थे, उस समय बिजनौर के सदर अमीन। तो कहाँ थे ये, बिजनौर में, ये बात भी याद रखनी है आपको, बिजनौर में सदर अमीन के पद पर थे, ठीक है। अच्छा, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है 1858 में, और उनसे पहले ये पुस्तक मोहम्मडन रिबेलियन, ये 1857 में रुड़की से प्रकाशन हो गई। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, 1857 में रुड़की से। तो अंग्रेजी में प्रकाशित ये पहली पुस्तक है किसी अंग्रेज द्वारा 1857 की क्रांति पर प्रकाशित प्रथम पुस्तक मोहम्मडन रिबेलियन, और इसी के आधार पर, इसके प्रत्युत्तर के रूप में ही सर सैयद अहमद खान ने ये पुस्तक लिखी है। फिर उसके बाद में आर सी मजूमदार। अब देखो इनके बारे में पहले आपको ये सुनना है
इन्होंने इनको पहले सरकार ने इस 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया था। यानी एस.एन. सेन से पहले 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? आर.सी. मजूमदार। लेकिन सरकार से मतभेद हो गया तो परिणाम इन्होंने अपनी पुस्तक अलग से स्वतंत्र रूप से प्रकाशित की और परिणामतः सरकार ने क्या किया? एस.एन. सेन को 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया। तो इन्होंने जो अलग से पुस्तक प्रकाशित की वो कौन सी है? द सेपोई म्यूटनी, यानी सिपाही विद्रोह है। ठीक है, द सेपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये पुस्तक लिखी है किसने? आर.सी. मजूमदार ने। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति के संदर्भ में, स्वरूप के संदर्भ में कहा है न तो ये स्वतंत्रता संग्राम था, ये न तो स्वतंत्रता संग्राम है, न प्रथम है और न राष्ट्रीय है, कि तथाकथित ये स्वतंत्रता संग्राम न स्वतंत्रता संग्राम है, न प्रथम है, न राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, चलो फिर देखो 1857 ये नाम पुस्तक किसका है? एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक है। यहां आप इसको अंकों में मत लिख देना, अंकों में तभी एस.एन. सेन मानना जब अशोक मेहता ऑप्शन में नहीं है। अशोक मेहता की ये पुस्तक 1857 और फिर बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है द ग्रेट रिबेलियन। तो 1857 1857 अंकों में हो तब तो किसकी है? अशोक मेहता की। यही नाम शब्दों में हो 1857 शब्दों में हो तो किसकी है? सुरेंद्र नाथ एस.एन. सेन की। मिलाने वाला ये बात आती है, आप ये बात ध्यान रखना, अंकों में और ये शब्दों में। ठीक है, अंकों में आ गई, अशोक मेहता ऑप्शन में नहीं है, तब आप एस.एन. सेन कर सकते हो। अगर अंकों में आ गई, अशोक मेहता ऑप्शन में है, तब आपको क्या करना है? अशोक मेहता करना है। केवल 1857 है तो भी, हालांकि पूरा नाम क्या है? 1857 द ग्रेट रिबेलियन, तब तो अशोक मेहता कर देंगे। केवल 1857 हो तो भी अशोक मेहता करना है, ये केवल अंकों में हो तो, और शब्दों में होते ही किसका नाम लेना है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, एस.एन. सेन, जो सरकारी इतिहासकार हैं, सरकारी इतिहासकार। ठीक है, फिर ये पहले सरकारी थे लेकिन बाद में अलग से अपनी पुस्तक प्रकाशित किया इन्होंने। फिर द हिस्ट्री ऑफ द सेपोई वार इन इंडिया, जॉन विलियम केये, ये इंग्लैंड के सरकारी इतिहासकार है 1857 की क्रांति के, ब्रिटिश सरकारी इतिहासकार। देखो, इनको तो भारत सरकार ने नियुक्त किया था, ये इंग्लैंड की सरकार के सरकारी इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को पर लिखा है। किस नाम से? द हिस्ट्री ऑफ द सेपोई वार इन इंडिया, इस नाम से। अब देखो यहां पर हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी, इसी का संशोधित रूप फिर आगे चलकर जे.बी. मालेसन ने लिखा। ये भी सरकारी इतिहासकार थे क्योंकि इसी पुस्तक का संशोधन किया, सरकार ने करवाया है। तो 1857 की क्रांति पर नियुक्त प्रथम ब्रिटिश सरकारी इतिहासकार कौन था? जॉन विलियम केये या केई। ध्यान रखना, केरी तो है पहला 1857 की क्रांति पर प्रकाशित करने वाला लेखक, वो तो है केरी, यह है केई। ठीक है, फिर मालेसन ने केये की पुस्तक का संशोधन किया है, या केई की पुस्तक का संशोधन किया है, इसी पुस्तक का, किस नाम से? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी। तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी आए तब तो है जे.बी. मालेसन, और हिस्ट्री ऑफ द सेपोई वार इन इंडिया आए तो कौन है? यानी J.W. केये या केई, जॉन विलियम केई। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चर्चा करें हम ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी। अब देखो इसमें यहां पीछे देखो, इधर देखो, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी, नाम देखो एक बार सेम एकदम, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी। अब नाम देखो, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, ए हिस्ट्री, बात समझ आ गई? तो ए हिस्ट्री आते ही कौन हो गया? T.R. होम्स। ये भी समकालीन है क्रांति के दौरान। तो देखो दोनों में अंतर समझना है आपको। ये तो क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन, तो इसमें यहां द इंडियन भी लगा हुआ है, ए नहीं है, उसमें ए है,
द नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एक पर आप ए से पहचानना, बस ए हट गया तो फिर वहां आ जाएगा माल्लेसन, ए लग गया इसका मतलब टी आर होम्स, ये बात नहीं, क्योंकि दोनों नाम सिमिलर है, आपने देखे होंगे ऐसा। फिर मांझा प्रवास मराठी भाषा में है, ये मराठी भाषा में और समकालीन है विष्णु भट्ट गौड़ से। उसी समय 1857 की क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी है, पंडित है ये। खंड के गद्दर मोइनुद्दीन हसन दिल्ली में कोतवाल था, दिल्ली का कोतवाल 1857 की क्रांति के समय, तो इसका मतलब ये भी प्रत्यक्षदर्शी है, ठीक है। दास्तान गदर जहीर देहलवी, ये भी प्रत्यक्षदर्शी, बहादुर शाह जफर से रिलेटेड है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विनायक दामोदर सावरकर, अलग अलग नामों से प्रकाशित हुई है, सरकार ने प्रतिबंध से पूर्व ही प्रकाशित कर दिया था। अतः पीक वीक पेपर, स्कॉट पेपर, इन नामों से यानी अलग अलग पुस्तकों की कवर लगाकर फिर प्रकाशित की। बस आपको ध्यान ये रखना है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसकी है? वी.डी. सावरकर की। अब देखो यहाँ पर साउथ इंडिया इन 1857 और वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक किसकी है? सावरकर की, वी.डी. सावरकर की। केसर उत त्वारीख सैयद कमालुद्दीन, उसी समय की। 10 तंबो मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब दरबारी विद्वान था, बहादुर शाह जफर का शायर था, ठीक है, तो गजल गायक था या शायर था ऐसा कह सकते हैं। तो 10 तंबो नाम से मिर्जा गालिब ने अपनी डायरी लिखी है। फिर उसके बाद में सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी शशि भूषण चौधरी, और अवध इन रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी, ठीक है। इसके अलावा और कोई अगर पुस्तक इसमें लिखनी हो हमें, अच्छा ये दोनों आप वाले में नहीं लिखी हुई है ना, तो ये आप लिख सकते हो इन दोनों को, सिविल रिबेलियन, हाँ ये लिख सकते हो आप, महत्वपूर्ण है ये दोनों ही। ये होनी तो चाहिए, कहीं ना कहीं आगे पीछे नहीं है क्या? खंड के गदर तो आ ही चुकी है अपने, मिर्जा गालिब आ ही गया। अच्छा कुछ बातें जो बीच में पढ़ाते समय हम चर्चा नहीं कर पाए थे, पहले हाँ इन दोनों के नाम लिख लो आप। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी, वो तो शशि भूषण चौधरी, और अवध इन रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी लिखी हुई है, तब रहने दो आपसे, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ बातें, पहली बात जो मौलवी थे ना फैजाबाद के, फैजाबाद में नेतृत्व किया था दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में आकर, उनके विरुद्ध सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। एक बात तो ये ध्यान रखना, एक लखनऊ में विद्रोह का दमन करने के दौरान 3 अंग्रेज अधिकारी, बड़े अधिकारी मारे जाते हैं लखनऊ में विद्रोह के दौरान, और वो कौन थे? नील हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। नील हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, ये लखनऊ में विद्रोह के दमन के दौरान मारे गए थे 3 सैन्य अधिकारी, ठीक है। इनसे संबंधित ये बात आपको याद रखनी है। और बाकी आपको पता है राजा तो लगभग अंग्रेजों के साथ थे, जिनमें विशेष तौर से सिंधिया, और सिंधिया का दीवान था दिनकर राव, वो, और हैदराबाद का मंत्री था सालार जंग, वो तो क्लियर स्पष्ट अंग्रेजों के बहुत बड़े राजभक्त थे, ठीक है। तो ये बात रही 1857 की क्रांति की भारत के संदर्भ में। और अब बस भारत के संदर्भ में चर्चा करनी है हमें, राजस्थान के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।